Good morning, student. Today we are going to look at the case studies of chapter 1 of business studies. Okay, so let's begin. शुरू करते हैं. The first case study और केस स्टडी को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आप लास्ट की 2 लाइन्स पे फोकस करेंगे कि लास्ट की 2 लाइन्स क्या कहना चाहती है. लास्ट की 2 लाइन कहती है व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यू कैन फाइंड हाईलाइटेड हियर. ऑल्सो आइडेंटिफाई द लाइन्स इन विच दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन हाईलाइटेड. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता करनी पूरे अबाव पैसेज में जो कि दी हुई हैं, तो रीड करके आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है. आफ्टर दैट आपको ये बताना है कि कौन सी लाइंस भी है. तो लाइंस तो आफ्टर ऑल हम लाइंस पढ़कर ही हाईलाइट करेंगे कि मतलब कौन सी चीज़ कही गई है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक की बात करा हुआ है यहाँ पे. ओके, तो फर्स्ट इज Josh Enterprises decide to have a meeting of all the key employees of the different departments in the organization. जॉश कंपनी है, जॉश एंटरप्राइजेस, और इसने क्या कर रखा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाया है और वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं. और मीटिंग अटेंड करने का पर्पस क्या है, वहाँ पे पर्पस ये है उनका कि द मेन मोटिव इज टू टेल द एम्प्लॉयज टू कीप द टारगेट ऑफ 20% इंक्रीज इन सेल्स. उनको बताया जा रहा है कि 20% सेल्स में इंक्रीज चाहिए. अब ये जो चीज़ है ये एक नंबर है. नंबर में जब भी किसी चीज़ को बताया जाता तो बेसिकली वो टारगेट रहता है. ओके, जैसे कि अगर आप बात करोगे कि मुझे एग्जाम में टॉपर बनना है, तो ये क्या आपका ये गोल है. यहाँ पे कोई भी नंबर या आपका टारगेट अचीव करने की बात हो रही है. आपको बस टॉपर बनना है. दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट विच इज योर गोल. बस को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे. अचीव करने के लिए आपने मान लिया कि मैं फर्स्ट टर्म में मैं 90 अबाउ परसेंट अचीव करना चाहता हूँ. दिस शुड बी माई फर्स्ट क्राइटेरिया. तो आप जब ऐसे डिसाइड करते हो 90%, 95%, तो ये एक नंबर है जो आपने सेट कर लिया, दैट इज टारगेट. तो यहाँ पर भी 20% इंक्रीज इन सेल्स लिखा है. तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक दिखती है, मैनेजमेंट क्यों करते हैं अपन, ताकि अपन उसको गोल को अचीव करने के लिए जो टारगेट सेट किया उसको अचीव कर पाए. पर जब भी ये होता है तो मैनेजमेंट ऐसे यूं ही नहीं किया जाता. उसका एक उद्देश्य रहता है, एक पर्पस रहता है, वो होता है कि गोल अचीव करना. तो ये जो ऑब्जेक्टिव और टारगेट है, ये आपको जो पॉइंट दिखाता है ये दिखाता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट क्या होता है, गोल ओरिएंटेड रहता है. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइटेड हियर. उसके आगे लिखा है when they work throughout the year the meeting is full of ideas regarding the employees and processes involved. Various plans are made to harness the potential of the. ओके, यहाँ पर देखिए वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसेस. ये जो प्रोसेसेस वर्ड है एक्चुअली प्रोसेस यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वर्क होता है, जहाँ ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं, उसकी बात हो रही है. और एम्प्लॉयज के पोटेंशियल की बात कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट भी दिख रहा है और ऑपरेशंस भी दिख रहा है. ऑपरेशंस की जहाँ पे भी बात आती है तो ये समझ जाना है पीपल ऑपरेशंस. तो ऑपरेशन किस चीज़ का होता है, वर्क का. तो ये जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे इस लाइन से वेरियस से लेके यहाँ पर जो लाइन है, ये आपको क्या दिखा रही है कि ये मैनेजमेंट कैसा रहता है, मल्टी डायमेंशनल. ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है, सेकंड आंसर हो जाता है. आफ्टर दिस however with the passage of a few days the external business environment checks the capability of the organization. क्या कर रहा है वहां पे, जब कुछ दिन बीत जाते तो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहा है. बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बाहर के वो फैक्टर्स जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाना, मार्केट में न्यू कंपेटिटर्स का आ जाना, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, ये बाहर के फैक्टर रहते हैं. तो बिजनेस भी एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है वहाँ पे. तो ये जो बाहर चीज़ें होती रहती है तो उसके लिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, उसके हिसाब से चलना है. जैसे कि आज अगर आपको एक पर्टिकुलर कैनवस शूज़ पसंद है और फ्यूचर में जाके आप लेदर शूज़ की डिमांड करने लगते हो, तो कंपनी को भी चेंज करने पड़ेंगे. कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. ओके, ये रहता है. तो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट आपका एक चैप्टर भी है, तो उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, इट चेक द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू द सिचुएशन. ये अडेप्ट ढाल लेना, अडेप्ट टू अडेप्ट मीन्स टू गेट फैमिलियर विथ, मतलब बिल्कुल ढाल लेना, जैसे बाहर चल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेना. तो ये जो अडेप्ट टू द सिचुएशन, ये जो वर्ड आ रहा है, ये क्या दिखाता है, मैनेजमेंट कैसा रहता है,
मैनेजमेंट ढाल लेने वाला रहता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैनेजमेंट आपको अपने अनुसार ढाल लेता है। तो ढालते हो जब आप किसी चीज़ को, तो क्या हो जाता है, आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो जो चीज़ है, कैपेबिलिटी दिखा रहा था, तो ये आपका पॉइंट आ जाता है डायनामिक वाला, चेंजेस वाला। ओके, बदलाव लाना पड़ता है, क्योंकि जब भी देखो क्यों आता है बदलाव, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि बाहर स्थितियां एक जैसी नहीं रहती, बिजनेस के लिए बदलती रहती है। तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे कि इन द बिगनिंग इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया में पहले जो ट्रेंड था, तो एक बहुत ही नॉर्मल, सारी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कार्स और मोटरसाइकिल बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती थी। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, यंगस्टर्स आए, यंगस्टर्स की डिमांड थी थोड़ी स्पोर्टी बाइक्स की, स्पोर्टी कार की, ज़्यादा पावरफुल बाइक्स की या कार्स की। तो कंपनी ने चेंजेस किए अपने अंदर, क्या किए, एडवांस कारें लाए, थोड़े ज़्यादा पावर वाले लाए, अच्छी डिज़ाइंस की बाइक्स लाए। तो क्यों करना पड़ रहा हो चेंज, क्योंकि आपका टेस्ट चेंज हो गया है प्रोडक्ट के प्रति। तो ये जो चीज़ है, इसकी वजह से वो ये सब कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट हो जाते हैं, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल और डायनामिक। ओके, जब भी एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात आती है, तो आप समझ जाना कि डायनामिक वाला पॉइंट वहाँ पर लिख के आना है। ओके, नाउ सेकंड केस स्टडी। XYZ Limited is a management oriented company. Time and again all the employees learn from their seniors the various way of dealing with diverse situations. यहाँ पर क्या है, लास्ट की लाइन पहले पढ़ लेते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस पूछा है, आइडेंटिफाई भी करनी है लाइंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैनेजमेंट पे झलक रहा है। ओके, ठीक है। तो XYZ लिमिटेड तो एक गोल और एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी है, मतलब कि मैनेजमेंट वहाँ पे अच्छा चलता है। टाइम एंड अगेन ऑल द एम्प्लॉयज लर्न फ्रॉम द सीनियर, वहाँ के एम्प्लॉयज किससे सीख रहे हैं, सीनियर से। वेरियस वे ऑफ डीलिंग विथ डाइवर्स सिचुएशन, कि अलग अलग स्थितियों से किस तरह से हमको निपटना है, कैसे टैकल करना है प्रॉब्लम्स को। दे आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग वेन एवर रिक्वायर्ड, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, वो सीख भी रहे हैं। इस लाइन से क्या दिख रहा है आपको, कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है। मतलब कि ये जो चीज़ है ट्रेनिंग देना वगैरह, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका एम्प्लॉय बेहतर होता है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज या डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये चीज़ होता है, एम्प्लॉय के पर्सनल गोल अचीव करना, ये एक मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। ओके, इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव भी, इसका इम्पोर्टेंस भी होता है ये। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर इम्पोर्टेंस, उसका सबसे पहला क्या है, कि वो आपके एम्प्लॉयज़ के गोल अचीव करने में हेल्प करता है। जैसे कि उसकी सैलरी बढ़ना, तो ये भी उसका पर्सनल गोल होता है। ट्रेनिंग दोगे, उसकी ग्रोथ करोगे, तो वो अपने आप में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये मैनेजमेंट की वजह से होता है। वैसे पर्सन की काफ़ी वैल्यू बढ़ती है, और वो जहाँ पर भी जाता है, जिस कंपनी में भी जाता है, तो उसको बहुत अच्छे पैकेजेस और सैलरीज ऑफर होते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट जब होता है एक अच्छा, तो वो बहुत लर्निंग लेकर जाता है पर्सन। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है हमको कि इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। या फिर ये लाइन उन्होंने यहाँ पर चेंज कर दी, शायद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, बट इन योर बुक्स आप वाला कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ ना, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयज। और ये जो पर्सनल है, ये भी वो वर्ड रहता है कि जो कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए यूज होता है। ये निजी वाला पर्सनल नहीं है। ओके, नाउ दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव्स, बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। उनको फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल भी मिल रहा था। तो मतलब यहाँ पे क्लियरली वो खुश रहते हैं इस तरह से, क्योंकि जब पैसा भी मिल रहा है, तो ये बिल्कुल उनको एक उनके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। ये तो उनकी बात हो गई एक तरह से। The result of the employees see their development in the organization। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो गई, आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि कौन सी बात कही गई है। ओके, क्योंकि जब डेवलपमेंट होता है किसी एम्प्लॉय का, तो वो यही चीज़ होती है, पैसा, ट्रेनिंग देना। तो ये चीज़ें, ये लाइन वहाँ पे हाईलाइटेड हो रही थी। ओके, the organization tries to behave as to responsible constituent of the society and always create good products। Okay, and always create good प्रोडक्ट्स। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही है, सोसाइटी के वर्ड आ रहा है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी।
सोसाइटी को आप बेहतर चीज दे रहे हो, तो सोसाइटी के लिए अगर कुछ भी आप कर रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग फॉर द सोसाइटी, तो वहां पर आपका इंपॉर्टेंस क्या होता है, दैट इट हेल्प्स टू सर्व द सोसाइटी, ये भी लिख सकते हो, ये डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, दोनों ही पॉइंट सही हैं। ओके, किसी किसी बुक में कुछ चेंजेस रहते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू इट आई एम सेइंग दैट जो भी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, अगर मैनेजमेंट अच्छा करोगे तो आप सोसाइटी को बेहतर कर सकते हो, यू कैन इंप्रूव द सोसाइटी, यू कैन डेवलप द सोसाइटी। तो सेकंड पॉइंट वो हो जाएगा। Okay, read further. The training modules are super when the employees always try to find unique ways of providing solutions in the context of rapidly changing business environment. This helps the company to adjust frequently इन अ गुड मैनर। तो अब यहाँ पर फिर से वही बात आ गई कि जब चेंजेस की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे वापस मैंने जो वही पुरानी चीज़ जो मैंने बताई थी कि जहाँ जहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट शब्द का यूज़ हो जाता है, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे कि मैनेजमेंट हेल्प्स टू मेक अ कंपनी डायनामिक। मैनेजमेंट क्या करता है, एक कंपनी को डायनामिक बनने में हेल्प करता है। ओके, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट से क्लिक हो जाता है। और एक और लाइन जो यहाँ पे हो रही थी, कौन सी, रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या कर रहे थे, सॉल्यूशंस पता करने की कोशिश कर रहे थे। और इट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू एडजस्ट फ्रिक्वेंटली, तेजी से एडजस्ट करने की बात हो रही है। तो एडजस्ट क्यों करते हैं अपन, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट की बात आ रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से ही कंपनी को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बना के रखता है, डायनामिक बनाता है। क्योंकि अंदर जो काम कर रहे हैं मैनेजमेंट में, देखो बाहर की स्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो बदलती रहेंगी। तो कहाँ चेंजेस कर सकते हैं अपन, कंपनी के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए, बस ये 3 पॉइंट। और इतनी ही लेंथ में आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं, आपको बहुत लेंदी नहीं लिखना है। सी द लाइन्स कितनी है, 2-2 लाइन्स के हैं, 3 या 3 लाइन्स के हैं, तो इतना ही लेंदी आपको लिखना पड़ता है, टू द पॉइंट। डोंट राइट बिग आंसर्स। ओके, नाउ द थर्ड वन, गोल्ड लैंड प्राइवेट लिमिटेड इज द wheat producing company। ओके, wheat producing company है गोल्ड लैंड प्राइवेट लिमिटेड। डेली 500 bags of weighing 10 kg each are produced here। ओके, 5000 वो बैग बना रही है जिसका वेट रहता है हर एक का 10 kg। इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के मुकाबले, देयर हैज बीन लेस नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस, इस साल इन्होंने काफी कम बैग बनाए हैं। द नंबर इज अराउंड 4500, जहाँ 5000 चाहिए थे वहाँ पे इन्होंने सिर्फ 4500 बनाए। आपको शायद कोई कंसेप्ट याद आ रहा होगा वीडियो का, नंबर्स, क्वांटिटीज उतनी नहीं बनी है। शायद आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में कुछ याद आ जाए। which is less than the target of 5000 set by the company। The company however has been able to reduce the cost। कंपनी क्या करने में सक्षम सक्षम हो गई कि कॉस्ट को नीचे ले आई। और कॉस्टिंग को कम लाने वाला बात किसके बारे में रहता है, एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी कहलाएगी, अगर आप कम कॉस्टिंग में किसी चीज करते हो तो हम बोलते हैं कि आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। ओके, costs involved in previous to the comparison to the last year spending on the production and packaging of each bag। The quality of the bag has also been up to the mark। और क्वालिटी भी उस बैग की कैसी अप टू द मार्क है, मतलब कि सब कुछ अच्छा है, नो डाउट। बट एक चीज़ पे पीछे रह गई कंपनी, अपना जो टारगेट था 5000 बैग का, वहाँ पर सिर्फ 4500 बना पाई। मतलब कि टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाई जितने बनाने थे। तो इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस नहीं थी, इफेक्टिवनेस वॉज पुअर, और इफेक्टिवनेस इज नॉट देयर इन द कंपनी। एफिशिएंसी इज देयर, एफिशिएंसी है नो डाउट, एफिशिएंसी क्योंकि वो कॉस्ट को कम कर दिया उन्होंने। ओके, बट जो नंबर था वो नहीं अचीव कर पाए, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कंपनी कैसी है, एफिशिएंस तो है उसमें, मतलब एफिशिएंसी तो है कंपनी में, बट इफेक्टिवनेस नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दैट द कंसेप्ट इग्नोर हियर इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस पे ध्यान नहीं दिया गया। ओके, बाकी एफिशिएंसी तो है, यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में लिखा है, क्योंकि आंसर में भी उन्होंने ये पूछा था, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हियर। तो कंसेप्ट जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, दे आर टॉकिंग अबाउट effectiveness and efficiency। Here the company is not efficient but efficiency is there। efficiency तो है but effectiveness नहीं है। okay, this will be the answer। now next case study, a floor manager of a mall is a very good manager। बहुत ही अच्छा मैनेजर है, as it utilizes all the function of the management। वो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन कर देता है।
और क्या करता है, इट मिनिमाइजेस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हिज एरिया। और वो जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, मिनिमाइज भी कर देता है कॉस्ट को मेंटेनेंस की। तो ये तो बहुत अच्छा मैनेजर है क्योंकि ये तो कॉस्ट मिनिमाइज करता है। ओके। और यहाँ पे क्वेश्चन की लास्ट लाइन है, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट अपने को देखने। ओके। तो ये सबसे पहला पॉइंट तो मिनिमाइजेशन की बात कर रहा है। जैसी कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात होती है आप समझ जाओ क्या बात कर रहा है वो, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी की बात होती है। जैसे कि अभी पिछली केस स्टडी में भी यही था, है ना। अगर आप कॉस्ट को सेव करते हो तो देन यू आर कॉल्ड एज एफिशिएंट। ओके। नाउ ही डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब निर्देश करना, निर्देश देना किसको, ऑल द स्टाफ मेंबर्स अंडर हिम टू फॉलो द टारगेट एंड एडवाइज देम टू पुट देयर एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ दिस टारगेट्स। अब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो लाइन है, स्टाफ मेंबर अंडर हिम, जो भी एम्प्लॉयज है उसके अंडर में उनको दे रहा है। तो वो कर क्या रहा है, वो एक एक को नहीं बता रहा है, यहाँ पर सब लोगों को बता रहा है। तो ये जो ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, उसको अचीव करने की बात कर रहा है, मतलब ग्रुप गोल्स की बात कर रहा है। सबको बुला के बोल रहा है कि तुमको अचीव करने तुम्हारे टारगेट्स। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, ग्रुप गोल्स, है ना। ये चीज वहां पे बता रहा है। ये इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, कि वो उसको, मैनेजमेंट को ये मतलब नहीं कि आप कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो सिर्फ एक ही का गोल अचीव हो जाए, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए तो चलेगा, नहीं। उनको तो सबका चाहिए। मैनेजमेंट तो इसलिए हो रहा है कि सबकी, हर किसी पे ध्यान रहेगा, हर किसी का ऑब्जेक्टिव और गोल अचीव होना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर ग्रुप गोल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ओके, क्योंकि वो सबको डायरेक्ट कर रहा है वो। Sorry for that interruption. I don't know how that comes. I have no idea about it. Okay, so apologies for the same. Now let us begin again. The last one, management helps in achieving personal objectives. अब ये जो पॉइंट है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हो सकता है आपने पढ़ लिया होगा पहले ही, बट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं ये हमने वैसे ही पहले डिस्कस कर रखा है। आप बताइए कि ये लास्ट का जो पार्ट है उसमें वो कहाँ दिख रहा है, आराम से उसको देखिए, कहीं पे दिख रहा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आप ये सोचिए कि आप एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के और आप वहाँ पर क्या कमा रहे हो, क्या कमाने के लिए जाते हो। देखो मेन चीज़ क्या रहती है, एम्प्लॉयज़ क्यों क्यों काम करने जाता है। वो कितना ही बोल रहे हैं मैं तो भाई ये काम करने आया हूँ, डेडिकेशन से अच्छा प्रोडक्ट बनाने आया हूँ। अल्टीमेटली उसको सैलरी से मतलब रहता है, उसको सिखाया जाए उससे मतलब रहता है। तो वो अपनी ग्रोथ देखता है एक एम्प्लॉय। तो वहाँ पे अंडर हिज गाइडेंस, मतलब उसी मैनेजर की बात हो रही है, द एम्प्लॉय एडमिट दैट दे लर्न अ लॉट, उनने सीखा है बहुत, उनका डेवलपमेंट हुआ है ना। दैट एबल हाउ टू एबल टू मीट द टारगेट, वो टारगेट कैसे अचीव करते हैं। एंड दिस लीड टू इंक्रीज इन द सैलरीज। सैलरीज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सैलरीज पे इंक्रीमेंट चला गया मतलब उनकी नीड पूरी हो रही है। तो ये बहुत ही ईजी पॉइंट है कि मतलब हाँ, मैनेजमेंट काय में हेल्प करता है एक एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। ये पहली वाली केस स्टडी में भी इस टाइप का पॉइंट मैंने बताया था आपको। तो ये तो खैर इजीली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। नाउ सॉरी, ABCD, next case study. ABCD Incorporations is a company which deals in providing car service at home at on the road. तो ये जो ABCD कंपनी है ये क्या कर रही है, कार सर्विस देती है होम पे और रोड सर्विसेज भी देती है। These are different companies, different, sorry, these are different departments in the company like human resource, marketing, finance, research, development and operation. अब कंपनी के अंदर के डिपार्टमेंट्स बता रहे हैं कि ये मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट टू सिंक्रोनाइज 1 minute, let me walk this word, synchronize the activities of different departments in the best possible manners. The result is the increased efficiency in attainment of goals. इसके रिजल्ट से क्या हुआ, वो जो सिंक्रोनाइज किया एक्टिविटीज को अलग अलग डिपार्टमेंट की, मतलब कि सारे डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से चलते हैं पर सबको जोड़ दिया गया, सिंक्रोनाइज किया गया है। और उसकी वजह से क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी है और गोल्स को अचीव करने में
हेल्प मिला है। However, with the passage of the time, the size of the company has grown. Okay, the size of the company has grown. Now it has had many branches of the company. बहुत सारी branches हो गई हैं कंपनी की। मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ की भी बात हो रही, कंपनी ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो ये जो सिंक्रोनाइज वाला जो वर्ड था जिसको अपन ने मार्क किया है यहाँ पर पहले, सिंक्रोनाइजेशन जब भी वर्ड कहीं दिखता है या एसेंस वाला वर्ड कहीं दिखता है, तो मैंने एक चीज़ बोली थी अपने वीडियोस में कि वहाँ पर आप क्लिक कर लेना कि कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। ओके, नाउ द सिंक्रोनाइजेशन फिर आ गया। Synchronization has turned more important with the increase in the size of the company and the number of employees। अब ये जो सिंक्रोनाइजेशन से क्या ग्रोथ की बात कर रहे थे कंपनी की, तो साइज तो बढ़ेगा ही कंपनी का, और क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी बढ़ेंगे। भाई साइज बढ़ेगा कंपनी का तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज भी तो आपको हायर करने पड़ेंगे। वो चीज़ हो रही है, एक्चुअली ग्रोथ की बात हो रही है। ओके, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द डेवलपमेंट हेड्स ऑफ द कंपनीज आर स्पेशलिस्ट इन द रिस्पेक्टिव एरिया। यहाँ पे हर किसी की डिपार्टमेंटल हेड्स की बात कर रहा है, सोचना जरा। ये डिपार्टमेंटल हेड्स मतलब कि मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स रहते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट का हेड, प्रोडक्शन हेड, फाइनेंस हेड, एचआर हेड, सेल्स हेड, ये सब मेन मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं। आर स्पेशलाइज इन द रिस्पेक्टिव एरिया। ठीक है, तो अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में स्पेशलाइजेशन हासिल कर रखे, हर किसी को पता है कि काम कैसे होता है। एंड द टॉप मैनेजमेंट ट्राइज टू वर्क विद देम, नॉट विद द अथॉरिटी, मतलब पावर यूज नहीं करते, बट बाय रिस्पेक्टिंग देयर व्यूज ऑन द सब्जेक्ट। तो मैनेजमेंट उसको अथॉरिटी जो है, मतलब नहीं, पावर उनके ऊपर लागू नहीं कर रहा कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं। वो क्या कर रहा है मैनेजमेंट, उनके व्यूज पूछ रहा है कि आप बताओ आपका व्यू क्या है इस प्रॉब्लम के ऊपर, या इसको किस तरह से करना चाहिए। मतलब उनके एक्सपीरियंस को, नॉलेज को वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट सिंपली गिविंग इम्पोर्टेंस टू देयर एक्सपीरियंस। क्योंकि यहाँ पर जितने भी मिडिल लेवल के लोग रहते हैं उनका अपना अलग ही एक ईगो रहता है। तो अगर आप उनको बोलोगे कि आपको इस ढंग से करना चाहिए, तो वो बोलेगा आप मन ही मन में कि मैं यहाँ का एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड में और ये लोग मुझे सिखाने के लिए आ रहे हैं। उसका ईगो हर्ट हो जाता है। तो वो ईगो हर्ट नहीं कर रही यहाँ पे कंपनी, सीधी सी बात है। Their ego clashes are avoided to ensure smooth functioning of the organization। उसके ego clashes को क्या किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है। वही चीज मैंने भी बोली अभी। ओके, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड अबव। तो जो कंसेप्ट जिसके ऊपर बात की जा रही थी वो था अलग अलग डिपार्टमेंट और उसके बीच में तालमेल बैठाना, सिंक्रोनाइज करना। तो सिंक्रोनाइज वर्ड से क्लिक हो गया था मुझे कि कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में हमको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज को आप सिंक्रोनाइज करते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। ओके, ताकि अपन गोल्स अचीव कर सके। तो कोऑर्डिनेशन आपका आंसर हो गया। उसके आगे क्या बोला उन्होंने, आपके ग्रोथ कंपनी की। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज पूछी है कि दो चीज, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव, तो हमने बता दिए कोऑर्डिनेशन है। बेनिफिट्स क्या है इसका, तो बेनिफिट्स हमने क्या देखे। एक तो कोऑर्डिनेशन का फायदा क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का फायदा, एक तो ग्रोथ, साइज ऑफ द कंपनी ग्रो हो गई थी यहाँ पे, एक तो ये फायदा होता है ना। तो साइज जब ग्रोथ होती है कंपनी, बोलते हैं ना, ये करने से क्या करता है, आप एक तो कोऑर्डिनेशन से क्या एफिशिएंसी वगैरह बढ़ती है, और फिर आपके जो साइज रहता है कंपनी का, जब आप एफिशिएंसी वगैरह सब बढ़ाते हो तो साइज आपकी कंपनी का बढ़ जाएगा। आप नंबर ऑफ ब्रांचेस खोल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं, लॉन्ग लॉन्ग रन में कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की तरफ दिखाता है। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका एक इम्पोर्टेंस है। ओके, यहाँ पे बेनिफिट का बोला, बेनिफिट एक तरह से इम्पोर्टेंस ही हो गया या एडवांटेज हो गया। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी थी। और दूसरा, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स को जो जिस तरह से मैनेजमेंट हैंडल कर रहा है, उनके ईगोस को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो वहाँ पे ये जो पॉइंट वो ये बताता है कि स्पेशलाइजेशन जो रहता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन एक ऐसा पॉइंट है कि जो कंपनी के अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं, और आपको उनके व्यूज़ को एक इम्पोर्टेंस देना चाहिए। उससे क्या होता है, आप उनका जो स्पेशलाइजेशन है, वट एवर द एक्सपर्टाइज दोज पीपल आर हैविंग, यू कैन यूज देम अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन योर कंपनी। आप उनके स्पेशलाइजेशन को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने कंपनी के अंदर। तो इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ऑथोरिटी डेफिनेटली पावर है उनके पास, वो इम्पोज भी कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पावर को कैसे भी यूज़ कर दो।
डरा के धमका के करो, ऐसा करो जैसा हम चाहते हैं। नो, दे आर स्पेशलाइज्ड। उनको आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बंदा स्पेशलाइज्ड है, ओके, तो उसको उसके हिसाब से वर्क करने दिया जाए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो सेकंड पॉइंट कौन सा रहेगा इसका? इट हेल्प्स टू यूज स्पेशलाइजेशन इन द कंपनी ऑफ द एक्सपर्टाइज ऑफ द पीपल। तो जो सेकंड इसका बेनिफिट रहता है, स्पेशलाइजेशन को यूज करना, इस्तेमाल कर पाना, ये एक बेनिफिट रहता है कोऑर्डिनेशन का। अब इन्होंने ग्रोथ इन साइज दे रखा है, मतलब वही नंबर ऑफ ब्रांचेस वाला, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन मतलब वही जो लोगों का एक्सपर्टाइज है उसको कंपनी में बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर पाना। ओके, now question 6. Alpha Beta Incorporation decided to go for perfect coordination in the various aspects of the company. They focus on synchronization of all the activities of the organization. Okay, let me read the last lines. In the above paragraph, the main focus is on coordination. Okay, इन्होंने तो खुद ही बता दिया कि पूरे पैराग्राफ में क्या coordination पे focus कर रहे हैं. Okay. However, various functions of the management also come into picture. You have to identify the three function of management. Okay, बता भी दिया आपको, नंबर भी बता दिया कि थ्री फंक्शन आपको मैनेजमेंट के फाइंड आउट करने हैं इसमें। लेट्स फाइंड इट आउट। क्या बोल रहा है? अल्फा बीटा इनकॉर्पोरेशन डिसाइडेड टू गो फॉर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। यहाँ तक किसी मतलब का नहीं है। दे फोकस ऑन सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन, इसलिए उन्होंने क्लियरली बोल दिया कोऑर्डिनेशन है, तो ठीक है, नहीं तो हम कोऑर्डिनेशन भी लिख देते। ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दिस दे नो कोऑर्डिनेशन विल बी द की एट द स्टेज ऑफ थिंकिंग of what is to be done throughout the year. What is to be done throughout the year, पूरे साल में क्या करना है वो डिसाइड कर रहे हैं। they decide to take into consideration the harmony between the goals of the organization with those of the individual departments। तो ये जो थ्रू आउट द ईयर की बात कर रहे, डिसाइड करना है, थिंकिंग ऑफ व्हाट। देखो प्लानिंग जब होती है ना, तो प्लानिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दैट इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी परेशानियां छुपी हुई होती हैं, तो सबको सोचना पड़ता है। तो टॉप लेवल मैनेजर्स जब भी प्लानिंग करते हैं तो उनको फ्यूचर की पूरी प्रॉब्लम्स को सोचना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जाती है कि कब कितनी डिमांड आती है, कब नहीं रहती है, उसके अकॉर्डिंग कैसे प्लानिंग करना ठीक होगा। तो ये एक प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड रहती है। तो यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर की बात कर रहे हो, वो एक ही टाइम में सोच भी रहे हैं कि पूरे साल में क्या करना है। तो यहाँ पर जो आपको फंक्शन दिख रहा है मैनेजमेंट का, वो कौन सा रहेगा? प्लानिंग। वो प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, नाउ when they hire employees, okay, they pay them only after evaluating their worth in the term of how efficient they are। ओके, अब यहाँ साफ साफ लिख दिया उन्होंने कि वो क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, मतलब कि लोगों को काम पे रख रहे हैं, मतलब स्टाफिंग फंक्शन की बात आ रही है। और उनको पे तो कर रहे हैं, बाकी इवेल्युएटिंग देयर वर्थ, वो ये देख रहे हैं, चेक करते हैं। देखो एम्प्लॉयज को जब काम पे रखा जाता है तो चेक करते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिटीज क्या है, फिर इसके हिसाब से वो डिस्कस करते हैं आपस में। एचआर मैनेजर्स वो ये सोचते हैं कि इसको कितना रुपए देना ठीक रहेगा, कितना पैकेज सैलरी देना ठीक रहेगा। तो उनकी वर्थ जानकारी, अगर बहुत एक्सपीरियंस वाला कोई एम्प्लॉय आया इंटरव्यू देने, कैंडिडेट आया इंटरव्यू देने के लिए, तो उसको ज़्यादा ऑफर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो आपके यहाँ काम करेगा। तो ये जो चीज़ रहती है, ये क्या कर रहे हैं, स्टाफिंग का प्रोसेस रहता है कि किस तरह से उसको काम पे रखना है, उसकी एक इवेल्यूएशन करके उसको कि कैसा है वो। ओके, तो सेकंड आपका आंसर जो रहेगा, पहला प्लानिंग था, दूसरा स्टाफिंग फंक्शन यहाँ पे दिखता है। नाउ लेट अस सी मूव फॉरवर्ड। फाइनली व्हेन द लास्ट month of production comes, time and time check the deviation between the set targets and the actual production done। वो चेक कर रहे हैं डेविएशन, मतलब कि किसमें डेविएशन चेक कर रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन डन, कितना असल में प्रोडक्शन हुआ है, और सेट टारगेट से ये कंपैरिजन कर रहे हैं, वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे तो तीसरा फंक्शन है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग आप कैसे करते हो, जैसे कि उन्होंने किसी ने आपको बोल दिया कि आपको 100 कार्स बनानी है इस मंथ में, तो 100 कार्स बनानी है, तो दैट इज योर प्लान्ड प्लान प्रोडक्शन। बट आप अगर 50 कार ही बना पाए,
तो ये आपका एक्चुअल प्रोडक्शन शॉर्ट पड़ गया, तो ये डेविएशन हो जाता है। डेविएशन मतलब आप डेबिट करते हो या तो कम बनाओगे, हो सकता है जितनी मांगी है उससे भी ज़्यादा बना दो तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, कम बनाते तो नेगेटिव डेविएशन। तो अभी इतना डीप में ही जाना है, डेविएशन की बात कर रहे हैं, हमको सिर्फ पता लगाना था कि फंक्शन कौन सा है। तो डेविएशन जो वर्ड है ये कंट्रोलिंग में आता है, इससे आपको समझ में आ जाएगा डेविएशन वर्ड की कंट्रोलिंग की बात हो रही है। तो तीसरा फंक्शन, और एक आप सेट टारगेट्स और एक्चुअल, एक्चुअल और प्लान्ड, यहाँ पे प्लान्ड वर्ड नहीं है, सेट टारगेट्स लिखा हुआ है बस। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट टारगेट्स लिखा हुआ है, बट यहाँ पर प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस भी हो सकता था। तो उसका कंपैरिजन करते हैं कि मांगा कितना था, एक्चुअल आपने कितना किया था, कंट्रोलिंग। तो तीन आंसर इसके हो जाएंगे, प्लानिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। ओके, हियर प्लानिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ज़्यादा लंबे नहीं लिखे हैं। ओके, सिर्फ लाइंस लिखने, यहाँ पे मीनिंग नहीं लिखना है, यहाँ पे लाइंस लिखनी है जहाँ से आपको लग रहा है कि ये चीज़ है। ओके, मीनिंग मत लिख के आना वहाँ पे कि मीनिंग उसका, प्लानिंग का मतलब ये होता है। ओके, जो भी आपको ऊपर की लाइन लगती है वो चीज़ लिखनी है। नाउ फॉरगेट अबाउट दिस, ये दूसरी केस स्टडी का है। यस, क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो XYZ इज अ कंपनी विच हैज इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग बाय द प्रॉपर। ये बहुत ही बड़ी केस स्टडी है, इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं पहले। It in above case find all the characteristics of management highlighted in the lines. ओके, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है पता करके। ओके, हम कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे। The company which has improved its functions by proper management, the company has been good in fixing and completing target। कंपनी बहुत अच्छी है XYZ रेडियो की कंप्लीट करना, टारगेट फिक्स करना, उसको कंप्लीट करने में। The main reason for this success has been involved of all the employees. The company tries to keep its target in front of the employees so that each one of them can contribute to the completion of goals। यहाँ पर दो चीज़ें बात हो रही है। यहाँ पर एक दो ऊपर की बात हो रही थी, कंप्लीटिंग टारगेट्स की बात हो रही थी। तो यहाँ पे जो केस, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक आती है मैनेजमेंट की, वो कंसीडर हो जाती है दैट मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। ओके, मैनेजमेंट कैसा रहता है, गोल ओरिएंटेड रहता है। फिर सेकंड बात यहाँ पर जो कर रहा है वो इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयज की बात कर रहा है। एम्प्लॉयज की बात कर रहा है मतलब एक अकेला व्यक्ति नहीं, वहां पर ज्यादा है। तो उसके बीच में, सो दैट दे कैन, सो दैट ईच वन ऑफ देम, हर एक बंदा कंट्रीब्यूट कर पाए किस पे, कंप्लीशन ऑफ गोल्स पे, मतलब सबके ऊपर। तो मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव ग्रुप गोल्स। तो वहां पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ये ग्रुप गोल्स के बारे में आ जाएगी। ओके, लेट्स चेक। यहाँ पे जो दोनों लाइन है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हियर, ये अपन देखा। और मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि ग्रुप गोल्स की बात होती है वहाँ पे। मैंने पहले ही कहा था कि देखो सबसे पहले मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, एक गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। फिर मैनेजमेंट कैसा करते हैं, ग्रुप गोल्स को ध्यान में रख के। मतलब ग्रुप गोल्स क्या होता है कि ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग अपने हिसाब से चलते रहते हैं, तो हम उनको सिंक्रोनाइज करते हैं कोऑर्डिनेशन के थ्रू। बाकी जो ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि हर एक का टारगेट, हर एक का अचीव करना ज़रूरी है गोल्स को, तो वो चीज़ें हर एक डिपार्टमेंट में उनका गोल अचीव हो जाए, उनका ग्रुप गोल, क्योंकि उसके अंदर जितने लोग हैं सब कंट्रीब्यूट करेंगे मैक्सिमम पीपल, तो ही वो पॉसिबल हो पाएगा। तो एक ग्रुप एक्टिविटी रहता है। ओके, और यहाँ पर ये जो लाइंस होती है इसको आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस चीज़ों की बात कर रही है। क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी ट्राइज टू कीप इट्स टारगेट इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयज so that each one of them contribute to the completion of the goals. Now through these activities may be different, yet they contribute to the common target of the goals, common target of the goals of the organization। ये कॉमन टारगेट, ये जो पूरा पार्ट था यहाँ से यहाँ तक, ये क्या दिखा रहा था आपको कि ग्रुप गोल्स की बात कर रहे थे। कि कैसा रहता है, ये ग्रुप ओरिएंटेड रहता है कि आपको ग्रुप गोल्स अचीव करवाने। तो मैनेजमेंट हम ग्रुप गोल्स की तरफ टारगेट तो सेट करती है, गोल ओरिएंटेड तो रहते ही है, मतलब पर ग्रुप गोल्स को भी अचीव करना ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। Now, the company has won the prize for the best organizational climate. This has been possible due to the impact of great managerial discipline,
which might not visible to an outsider in the first look, but he realizes it when he stays in the organization. Okay, यहाँ पर ये जो बात हो रही है कि वो जो एक डिसिप्लिन है, मैनेजरियल डिसिप्लिन, वो दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता है। मतलब मैनेजमेंट कैसा होता है, इनटेंजिबल रहता है। ये इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गई, इनटेंजिबल, उसका आप टच नहीं कर सकते। और आगे लिख रहा है कि वो कब महसूस करोगे, व्हेन, बट ही रियलाइज इट व्हेन ही स्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लाइन है, कब कब होगा रियलाइज, वो जब आप कंपनी के अंदर जाके कुछ वक्त बिताओगे, तो ही आपको पता चलता है कि मैनेजमेंट कैसा है कंपनी के अंदर। तो ये जो लाइन दिखा रही है, ये लाइन क्या दिखा रही है कि क्या है वहां पर काफी अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है, क्योंकि आपको एक नॉर्मल आंखों से दिखेगा नहीं। मैनेजमेंट इज नॉट अ पर्सन यू कैन सी विथ योर नेकेड आइज। आप सीधी आंखों से देख नहीं सकते कि मैनेजमेंट खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति नहीं। मैनेजमेंट तो एक फीलिंग है जो कि आप महसूस कर सकते हो बस। और वो आप कब महसूस करोगे, सीधा एक बार में नहीं हो जाएगी, आपको कुछ वक्त बिताना पड़ता है उस जगह पर, तब आपको पता चलता है कि मैनेजमेंट है कैसा। ओके, तो ये इनटेंजिबल वाला पॉइंट यहाँ पर दिखता है। लेट्स रीड इट फॉर द Gradually, the organization has developed itself into a very successful company. It has produced different type of radios according to the needs of the customer. During the last decade, it adapted to the requirement of the market and produced different type of radios. Market के हिसाब से उसने रेडियो ला दिए, मतलब जैसा मार्केट में चीज़ें थे वैसे ही उस तरह के कर लिया और अडेप्ट कर लिया मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। मतलब जब भी अडेप्ट वर्ड आता है तो मैनेजमेंट कैसा रहता है, मैनेजमेंट इज डायनामिक, बदलाव करता है, चेंजेस करता है। मैनेजमेंट का नेचर है कि मैनेजमेंट कैसा होता है, डायनामिक होता है। एक जैसा नहीं चलता रहता है कि आप एक टाइप का रेडियो बना रहे हो तो पूरे टाइम आप एक ही रेडियो बनाते रहोगे जिंदगी भर। आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। किसी कंपनी को देखा है कि एक ही तरह का टीवी बना रही है, एक ही तरह का मोबाइल बना रही है, फिर कभी बना ही नहीं रही उसके अलावा दूसरा। चेंजेस क्यों करते हैं वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो भी चेंजेस होता है। तो ये अडेप्ट करना ही होता है, वो करना पड़ता है कंपनी को, नहीं तो आप दूसरी कंपनी के पास चले जाओगे, उसके प्रोडक्ट डिमांड नहीं करोगे, अल्टीमेटली वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको मैनेजमेंट कैसा होता है, डायनामिक होता है, चेंजेस वाला। नाउ suiting the needs of the customer, the management, अब यहाँ से पढ़िए, the management of three component, the management of three component is always significant to the employees process and amount of work। employee process and amount of work, जल्दी से सोचिए कौन सा है ये। एम्प्लॉय की बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है, प्रोसेस की बात हो रही है। प्रोसेस मतलब वही आपका ऑपरेशंस। ओके, तो ये मैनेजमेंट कैसा रहता है, मल्टी डायमेंशनल। ये क्लियर यहाँ से दिख रहा है, एम्प्लॉय प्रोसेस एंड अमाउंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। ओके, ना कंट्रोलिंग दीज थ्री एरियाज इज ऑलवेज टॉप प्रायोरिटी ऑफ द कंपनी। ये तो इसी की बात कर दी इन्होंने। ओके, मल्टी डायमेंशन होता है। नाउ रिसेंट अ मीटिंग वाज हेल्ड विच लेड स्ट्रेस on the need of taking good management to the levels of all the departments in the organization। ओके, मीटिंग को हेल्ड किया गया, स्ट्रेस दिया जा रहा है टू नीड ऑफ टेकिंग, ओके, हेल्ड laid stress on the need of taking good management to all the levels of department। ठीक है, एक जनरल मीटिंग की बात की गई यहाँ पर बस। तो दैट्स ऑल, आई थिंक इतनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिख रही है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड अपन ने डिस्कस किया था। फिर ग्रुप गोल की बात की थी। इंटेंजिबल हमने देखा था, इंटेंजिबल होता है। ओके, अलग अलग जगह कितनी अपन ने ढूंढ लिए हैं। टारगेट वाला गोल ओरिएंटेड होता है। फिर गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन गोल्स, कॉमन टारगेट वाला पॉइंट, तो ग्रुप गोल्स की बात हो गई थी वहाँ पे। ओके, उसके बाद हमने देखा था विजिबल टू एन आउटसाइडर, रियलाइजेस व्हेन स्टेज, तो ये मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। फिर अडेप्ट टू द रिक्वायरमेंट्स यानी कि डायनामिक। ओके, और वर्क प्रोसेस, अमाउंट ऑफ वर्क, बस इतनी ही दिख रही है यहाँ पे, मल्टी डायमेंशनल वाला। तो कम से कम हमने 4-5 तो यहाँ पर ढूंढ लिए। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर कितनी है, ओके, 5 आर इनफ आई थिंक, बट मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब ये जो लाइन है लास्ट वाली, 5 आर इनफ, क्योंकि 5 पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हो, बहुत लेंदी केस स्टडी है, बट
परवेसिव यानी हर लेवल पे किया जाने वाला। तो वो जो चीज़ है वो लास्ट में ऑल द डिपार्टमेंट्स की जो बात हो रही थी, ऑल द लेवल्स ऑफ डिपार्टमेंट, यूजुअली 5 ही रहते हैं बट यहाँ पे 6 भी है, वो मुझे लग रहा है शायद एक एडिशनल है, बट ठीक है। सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक में ही कर दी है, इतनी नहीं आती वैसे, मे बी देयर विल बी 3, नॉट मोर देन दैट। बट फिर भी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पर केस स्टडी आपको ज़्यादा फोकस रख के उस तरह से बनाई गई कि आप सभी चीज़ एक ही केस स्टडी में सभी चीज़ सीख जाओ। तो इसलिए ये थोड़ी केस स्टडी थोड़ी गलत हो गई, थोड़ी ज़्यादा लंबी लेंदी हो गई है, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है काफ़ी इतनी लेंदी करके। बट सारे लेवल्स और डिपार्टमेंट की बात आती है तो इसमें एक वो हो जाता है कि परवेसिव की मैनेजमेंट, परवेसिव क्या होता है कि हर लेवल पे मैनेजमेंट को ध्यान में रख के किया जाता है, तो मीटिंग हेल्ड करके उस पे ध्यान दिया गया था। ओके, सो यू रिमेंबर जस्ट 5, 5 से ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि अभी वेटेज जो हो गया है वो इतना ही हो गया है। मैं इस कैरेक्टर से रिलेटेड इतने ही आएंगे, तो यू कैन रिमेंबर जस्ट 5। नाउ लास्ट केस स्टडी ये आप करना, चलो मैं ही करा देता हूँ। ओके, Dheeraj, Neeraj and Suraj are three friends. They work in the same company. They are managers but they belong to three different level of management. Every day they meet and discuss their work with each other. One day they are having a conversation. ठीक है, थ्री फ्रेंड्स है, धीरज नीरज एंड सूरज, और ये अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं शायद। तो लेट्स सी क्या बात कर रहे हो। हमको उनकी बातों से पता लगाना है कि वो कहाँ पे काम करते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शंस आपने पढ़े थे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के, तो उनके जो मेन पॉइंट्स रहते हैं कि क्या करता है, टॉप लेवल प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल उसको इम्प्लीमेंट करता है, लोअर लेवल का क्या काम रहता है, प्रॉब्लम्स को बताना मिडिल लेवल को, या फिर ग्रीवेंसेस को देखना, है ना। वो जो पॉइंट्स रहते हैं, टाइम पे कंप्लीट करके देना वर्क, क्वालिटी मेंटेन करके रखना, तो ये चीज़ लोअर लेवल की होती है। तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, इसी से पता चलेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। लेट्स सी। धीरज, धीरज क्या कह रहा है, दीज डेज आई एम वर्किंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम मोटिवेटिंग द पीपल, वो मोटिवेट कर रहा है लोगों को एट द शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर, ये शॉप फ्लोर वर्ड आपको समझना पड़ेगा। ये एक्चुअली वर्किंग जहाँ पे हो रही है, शॉप फ्लोर रियली मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ की बात हो रही है। शॉप फ्लोर मतलब बिल्कुल लास्ट लेवल पे, जहाँ पे वर्कर, जहाँ पे एक्चुअल ऑपरेशंस कैरी आउट हो रहे हैं, वहाँ पर ये बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है। आई हैव डिसाइडेड टू परचेज 2 new machines. I know I will have to set an example by being the best leader. ओके, तो ये तो शॉप फ्लोर पे वर्क कर रहा है, मतलब कि ये नीचे सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, और वो मशीनरी का उसका पूरा काम है वर्क को कैरी आउट करना। वो मशीनरी की भी बात कर रहा है कि वो उसको 2 मशीनरी खरीदनी पड़ सकती हैं। आई नो आई विल हैव टू सेट एन एग्जांपल बाय बीइंग द बेस्ट लीडर, और लीड कर रहा है ऑपरेशन वाले को, ये कोई सुपरवाइजर हो सकता है, सुपरवाइजर होता है आपके लोअर लेवल पे। तो ये जो धीरज ये लोअर लेवल पे काम कर रहा है एक ऐसा सुपरवाइजर, और वो ये सब बातें कर रहा है। ओके, एक लीडर जैसा खुद को बता रहा है। Now, Neeraj said, I am having problem with knowing the exact requirement of people in my department. ये मिडिल लेवल का है क्योंकि इनको अपने पूरे डिपार्टमेंट के लोग में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे डील करता है। रिक्रूटमेंट वगैरह कितने का करना है ये डिसाइड करना मिडिल लेवल वालों का काम है। डिफरेंट पॉलिसीज हैव टू बी इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉयज। अब ये पॉलिसीज कौन बताते हैं, टॉप लेवल, और ये क्या बता रहे हैं मेरे को अपने नीचे वालों को बताना, दे हैव टू इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉयज सो दैट दे बिकम अवेयर ऑफ द कंपनी गोल्स। ये नीचे जाके इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो उसको बताया गया वो नीचे जाके बताने वाला है। ओके, आई हैव ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद द वेरियस अदर डिपार्टमेंट हेड्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेडों से भी मैंने बात की है, वैसा कर रहा है। मतलब कि ये मिडिल लेवल का है क्योंकि डिपार्टमेंटल हेड से ही बात करता है, तो सेम लेवल के लोगों से बात कर रहा है अपने, तो ये मिडिल लेवल में है। नीरज कहाँ पे काम कर रहा है, मिडिल लेवल पे। नाउ द लास्ट इज सूरज सेड, आई हैव टू डिसाइड फॉर लॉन्ग टर्म। आई नो आई विल बी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्टिविटी, all the policies and strategies required a lot of planning before formulating। अब ये क्या बता रहा है, मैं सारी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार हूँ।
आई विल बी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्टिविटी। मतलब कि वो बंदा बेचारा सारी कंपनी में जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए जिम्मेदार है, ये टॉप लेवल पे काम कर रहा है, क्योंकि वो ही लोग सारी चीज़ों के लिए, सारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। और ये क्या बोल रहा है, ऑल द पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज, पॉलिसी बनाना, स्ट्रेटेजी बनाने टॉप लेवल का काम होता है। रिक्वायर लॉट ऑफ प्लानिंग बिफोर फॉर्मुलेशन, वो इन दोनों को बता रहा है कि बहुत मेहनत लगती है प्लानिंग करने में, पॉलिसीज बनाने में, स्ट्रेटेजी बनाने में। मतलब कि ये इतना ज़्यादा रिग्रस थिंकिंग रहती है वहाँ पर, तो टॉप लेवल का ये काम रहता है। तो ये सूरज जो काम कर रहा है वो है टॉप लेवल पे। इन द अबव केस आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट दीज थ्री लाइन्स बिलोंग टू। तो हमने तीनों की बात कर ली, धीरज फॉर लोअर लेवल, नीरज फॉर मिडिल, एंड सूरज इज वर्किंग एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके। यहाँ पे किस तरह से आई, ये किस स्टडी इसी टाइप से आती है। अगर आपके डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आई तो इस तरह से आती है, या फिर आपको शायद फंक्शंस लिखने के लिए आ जाएंगे कि लोअर लेवल के फंक्शंस या मिडिल या टॉप लेवल के फंक्शंस आपको लिखने हैं। ओके। होपफुली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। तो एज ऑफ नाउ आप इस केस स्टडी को एक बार फिर से देखना। ऑफ कोर्स वो लेंदी वाली केस स्टडी उतनी नहीं होती है, हालांकि 3 पॉइंट्स ही होते हैं, बट उसमें सभी कवर किया है, तो यू कैन रिमेंबर जस्ट 5। और बाकी की केस स्टडी आई थिंक इट वाज गुड। 3 पॉइंट्स ईच में थे, किसी में कंसेप्ट था, कंसेप्ट के अलावा 2 या 3 पॉइंट और पूछते हैं उसके इंपॉर्टेंस के। जैसे कि कोऑर्डिनेशन, तो वो पूछ लेंगे उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस में हो सकता है 2 ही चीज़ पूछे हों, ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो आप एक बार फिर से इन केस स्टडी के थ्रू जाना। If still you have any kind of confusion, you can WhatsApp me regarding it. Okay. So as of now, thank you. I'll be seeing you in the next class.